बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। तो आखिरकार बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दी शिकस्त और इस तरह सीरीज़ का वाइट वॉश हुआ मुकम्मल। और अब हम अपनी टेस्ट क्रिकेट की जितनी भी बात कर लें, चाहे शान मसूद का ये कहना हो कि जी हम बहुत ज़्यादा मायूस हैं, चाहे ये कहना हो कि जी हम माजरत ख्वाह भी हैं, मेरे ख्याल से ये तमाम चीज़ें अब मानी नहीं रखती, क्योंकि बात यही है कि बांग्लादेश ने आपको अपने होम ग्राउंड पर आपकी ही कंडीशंस में हरा कर तो सीरीज़ का वाइट वॉश मुकम्मल किया है। बांग्लादेश बहुत ज़बरदस्त खेली, मैं चाहूँगा कि हम उनको ज़रूर क्रेडिट दें। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की कारकर्दगी मायूस कुन रही है, लेकिन बांग्लादेश ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, टैक्टिकल कैप्टनसी जो थी मेरे ख्याल से उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। सेशन बाय सेशन जिस गेम की आप बात करते हैं तो मेरे ख्याल से शानदार कारकर्दगी बांग्लादेश क्रिकेट टीम की रही है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, आप जिस डिपार्टमेंट में भी जाएंगे तो कोई इतने पॉजिटिव्स हैं नहीं जो हम डिस्कस कर सकें। और इवन मैं कहूँगा कि कप्तानी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा तनकीद तो की जा रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से वो तनकीद बिल्कुल सही थी, क्योंकि आपको उस तरह की ना तो टैक्टिकल कप्तानी नज़र आई, ना वो एग्रेसिव अप्रोच नज़र आई, ना इंटेंट नज़र आई, बल्कि वो जो उसका प्रेशर था वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस में भी चला गया। और शान मसूद खुद भी क्या बल्ले के साथ कोई रन्स तो हमें नज़र नहीं आए। तो मेरे ख्याल से दोनों फॉर्म्स, अगर आप बात करें कप्तानी हो या परफॉर्मेंस हो, दोनों साइड्स पर शान मसूद के पास तो इसका कोई जवाब मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन अगर आप अब ओवरऑल रिजल्ट की बात करते हैं तो 6 विकेटों से जीतने के बाद बांग्लादेश जो है वो ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी दिखाकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो पॉइंट्स हैं वो दोनों मैचेस जीतकर अपने नाम कर चुका है। पाकिस्तान टीम की होम ग्राउंड पर 2022 से लेकर अब तक टेस्ट सीरीज़ का एक मैच भी नहीं जीत सकी। उससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, इंग्लैंड से फिर हम हारे, और अब बांग्लादेश ने हमें शिकस्त दी है। तो ये एक बहुत अलार्मिंग साइन है जब आप अपने ही घर में नहीं जीत पा रहे। और फिर मैं शो से पहले भी यही डिस्कशन कर रहा था कि ये चीज़ अब एक फॉर्मेट तक महदूद नहीं है, अक्रॉस फॉर्मेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये इस तमाम चीज़ों को आज वो मेरे ख्याल से वो जो ग्रैंड ऑपरेशन है वो यहीं पर करना पड़ेगा, और फिर देखते हैं कि हम किस नतीजे तक पहुंचते हैं। उसके बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। सैफ वुमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप 17 अक्टूबर से नेपाल में शुरू होने जा रही है। इवेंट में पाकिस्तान और भारत समेत 7 मुल्कों की टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच 17 अक्टूबर को रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा, तो बड़ी ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। मेरे ख्याल से एक तरीके से अगर आप क्रिकेट का आप डाउनफॉल देखें, दूसरी स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट तो मिल रही है, वहाँ पर परफॉर्मेंसेस भी हैं। स्क्वॉश हो, उसके अलावा वॉलीबॉल हमने देखी हाल ही में, फिर ओलंपिक्स के अंदर बहुत शानदार रिजल्ट आए, और अब ये एक और चैम्पियनशिप है जहाँ पर पाकिस्तान के पास एक भरपूर मौका है कि मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के अंदर वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। उसके बाद बात करेंगे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की, चूँकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज जा रही हैं, और मेरे ख्याल से टेनिस नेक्स्ट जेन प्लेयर्स की भी बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। तो तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। स्टूडियोज़ में हमें सबसे पहले ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। बस कैसे हो सकते हैं? ये सवाल आज वैसे मुझे मुश्किल लग रहा है, इस सवाल से शुरू करना बनता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हम तमाम लोग ही वैसे हैं। साथ ही साथ इनको ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और हमारे तज्जियाकार भी हैं जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं सर आप? जी, बल्कि आज कोई ज़्यादा ही हाँ लो प्रोफाइल है। हाँ जी, आज वो फाइनली मेरे ख्याल से, चलें ये भी है कि आखिरकार हो गया है, अब तो अब एक्सेप्ट करना भी आसान हो जाएगा। पहले तो लिंगर ऑन ही कर रहा था, कल भी बारिश के बाद यही लग रहा था कि पता नहीं और अब कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो खैर इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और हमारे एक्सपर्ट भी हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हमारे आपको नजर आते हैं, काशिफ मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मुझसे नहीं पूछना? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, अल्लाह का शुक्र, बेहतर फील कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट ज़रूर हो गया है, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। तो एज एक्सपेक्टेड, बट मेरे ख्याल से मैं बार बार कहता हूँ कि हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन अगर आप हार भी रहे हैं ना तो थोड़ी सी आपको झलक नज़र आती है कि थोड़ी सी फाइट थी। लेकिन इस बार दोनों मैचेस में, ख़ास तौर पर इस मैच में, कहीं से ये नज़र नहीं आया। बिल्कुल। और जो आप बात करें फ़ाइट की, फ़ाइट सिर्फ नज़र आई है बांग्लादेश की टीम से। जिस तरह की पहले मैच में मुशफिकुर रहीम ने इनिंग्स खेली, अब इस मैच में लितन दास ने और मेहदी हसन ने 26 for 6 से अगर वो 150 रन की पार्टनरशिप बनाते हैं तो उसमें दोनों फैक्टर्स आपको नज़र आते हैं। एक तो उनकी फ़ाइट नज़र आती है, और दूसरी तरफ हमें ये नज़र आता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बॉलिंग अटैक है वो नए बॉल के बाद हम विकेट्स लेने में कामयाब नहीं हो रहे। एक हम फ्रंट लाइन स्पिनर इस्तीफ़ा खिलाया, जो इतनी बात हुई जी स्पिनर नहीं है हमारे पास, और उसकी वाकई जो स्टैट्स नज़र आ रहे हैं, 45 ओवर्स में 123 रन देके टोटल एक विकेट ली है। पहली इनिंग्स में हमने 14 ओवर उनसे सिर्फ कराए, दूसरी इनिंग में
31 ओवर। तो ये काफ़ी ये भी एक इशू है। सलमान अली आगा एक नज़र आए कि वो जिसको हम पार्ट टाइम बॉलर कह रहे हैं, उन्होंने ज़्यादा एक थ्रेट दिखाया इसमें। पर फास्ट बॉलर्स भी जिस तरह की आप देखें 26 पे 6 आउट होने के बाद हम लोग वहाँ से मैच दे देना, वहाँ कप्तानी पे भी सवाल उठेंगे, वहाँ पर बॉलर्स पे भी सवाल उठेंगे, और सबसे बड़ी बात है फील्डिंग के ऊपर। जितने कैचेस हमने ड्रॉप किए, बहुत बड़ा डिफरेंस था इस मैच में फील्डिंग का। काफ़ी डिफ़िकल्ट चांसेस बांग्लादेश ने स्लिप्स में और सारी फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप तक उन्होंने पकड़े हैं, और हम लोग विदाउट थर्ड स्लिप आज मुझे नहीं समझ आई शुरू में इतने चांसेस आज निकले हैं कि हम थर्ड स्लिप लेके क्यों नहीं गए। क्या हम ये मैच कंटेन कर सकते थे आज? मतलब ये किसी को भी पता है कि ये मैच कंटेन नहीं हो सकता था। आप एक ही तरह से जीत सकते थे कि अगर आप 10 खिलाड़ियों को आउट कर दें। तो अगर आप फास्ट बॉलर्स पे थर्ड स्लिप नहीं लगाएंगे तो ये भी मुझे बिल्कुल आज बात समझ नहीं आई। तो हर तरह से अगर देखा जाए फ्रॉम प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्लेयर्स को बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी। कप्तानी भी बहुत वीक नज़र आई, और ओवरऑल जो प्लानिंग थी शायद बांग्लादेश को बहुत लाइट ले लिया था। यही सोचा होगा कि जी इंग्लैंड के ऊपर अपना शायद मेन अपना फोकस रखें, बट इतनी बड़ी हिस्ट्री के मेरे हाथ से 2022 में नहीं 2009 में वेस्ट इंडीज़ से दो मैच जीता है बांग्लादेश, और फिर जिम्बाब्वे से एक 1-0 टेस्ट सीरीज़ जीता है। लेकिन 2009 के बाद से किसी बड़ी टीम से नहीं जीते वो, और हमने जो है पाकिस्तान ने अपना सीरीज़ जो है गवा दी। मेरे ख्याल से लग तो यही रहा है कि अभी भी किसी बड़ी टीम से नहीं जीते वो, तो ये कहना तो ये मतलब मुश्किल है, बट दुख की बात तो बहुत है कि हम इस जगह पर आ गए हैं कि हमने वाइट वॉश करा दिया। चलो एक मैच वो जीत गए, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, दूसरा हम जीत जाते या ड्रॉ करते तो फिर शायद थोड़ा सा दुख कम होता। लेकिन इस तरह से 10 और 6 विकेटों से हारना, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया बांग्लादेश ने। बिल्कुल। मोहित शाह साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? कप्तान ने तो खैर ऐलान कर दिया एक सवाल पे, जैसे आप बता रहे थे शो से पहले कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा, लेकिन मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मायूस कुन मोमेंट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जनरली नहीं हुआ। जी, आपने पूछा ना पहले क्या हाल है, तो वो डिसअपॉइंटमेंट होती है जी। डिसअपॉइंटमेंट हमें होती है, खेलने वालों को नहीं होनी चाहिए। जिस तरह शान मसूद ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, मैं माफ़ी मांगता हूँ कौम से, क्योंकि मैंने देखी है सारी, मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो ये बातें नहीं करनी चाहिए, उन लोगों को नहीं करनी चाहिए जो खेल रहे हैं। आज तो शान मसूद ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया, अनोखा इस तरह कि मैं आपसे शेयर करूँ कि पहले कप्तान बने कि जो अपने पहले पाँचों के पाँचों टेस्ट हार गए। इससे पहले जावेद बर्की 60s में उन्होंने 4 मैच 5 में से हारे थे, और ये पहले कप्तान बने जो अपने जब कप्तान उनको बनाया गया तो अपने पाँचों के पाँचों, 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 2 यहाँ पे। तो डिसअपॉइंटमेंट उनको नहीं होनी चाहिए, डिसअपॉइंटमेंट हमें होनी चाहिए, क्योंकि हम देखें, आप लोग हम सारे एक कनेक्टेड हैं, किसी न किसी तरह से क्रिकेट से हम कनेक्टेड हैं, हमारा प्रोफेशन है, हम इसको कवर करते हैं। लोग आस लगाए बैठे होते हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छी परफॉर्मेंस करेगी तो हम सेलिब्रेट करेंगे, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब इतनी लो परफॉर्मेंस चली जाए आपकी कि बांग्लादेश को भी आप फाइट ना दे सकें, देखिए एक होता है फाइट देना, तो कहीं दोनों टेस्ट में नज़र नहीं आया कि हम फाइट दे सकते हैं। वो 26 for 6 और वहाँ से फिर छोड़ देना मैच, ये भी कोई मतलब है कि कोई, मेरा ख्याल है बांग्लादेश की ज़्यादा इसमें वो नहीं है। आप हमारी वीकनेसेस हैं, हमारी टीम की वीकनेसेस हैं कि हमारे पास ये लम्हा आ गया कि हमारे पास कोई 140 से ऊपर बार करने वाला नहीं है। कोई 145-50 के करीब अगर होता तो मेरा ख्याल है वहाँ विकेट्स लेना मुश्किल नहीं था, वहाँ थोड़ी बहुत फिर भी सपोर्ट मिल रही थी। तो इतने ज़्यादा मैं समझता हूँ कि गलतियाँ हुई हैं, वीकनेसेस हमने शो की हैं। ना हमारी बैटिंग चली है, ना हमारी बॉलिंग उस तरह से चली है कि जिस तरह हमारी बॉलिंग कैपेबल है और जिस तरह हमने शो किया हुआ है। ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली अगर आप देखें तो उसका फिर इम्पैक्ट ये पड़ता है कि फिर आप अच्छी परफॉर्मेंस देख नहीं सकते, और वही हाल हुआ पाकिस्तान का। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कप्तानी का रहा। कप्तानी का बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। देखें, कप्तानी का ऐसा फैक्टर रहा है, मैं आपको कहूँ ना, उनसे पूछा गया कि जी आप रिज़ाइन देंगे, कहते हैं मैं नहीं रिज़ाइन दे रहा। ये पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करो, मैं नहीं रिज़ाइन दे रहा। अब आप दे ना दे, जिन्होंने डिसीजन करना है शायद उनके लिए भी एक लम्हा फिक्री है, वो भी अब सोच रहे होंगे कि क्या करना चाहिए। और दूसरा, कप्तान वो होता है जो वो कैन लीड बाय एग्जांपल। वो उस दिन भी बात की थी, आप चलें, कोई और स्कोर नहीं कर रहा, आप तो सेंचुरी बनाए ना, यहाँ खड़े हो जाएं, आप 150 रन करें स्कोर।
आप देखेंगे कि दूसरी इनिंग में फिर सारे आपके पीछे आते हैं। ये तरीका होता है क्रिकेट में, ये नहीं है कि मतलब है कप्तान को फिर जब कोई भी नहीं कर रहा होता, कप्तान पे फिर और ज़्यादा बर्डन आ जाता है, उसको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना पड़ता है। यहाँ पे ना कप्तान ने किया, ना किसी सीनियर प्लेयर ने किया, टॉप ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप हो गया। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल, वो मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान अली आगा, इन दोनों ने कुछ शो किया, मतलब है कि थोड़ा सा टिके, विकेट पे भी टिके, सलमान ने अच्छी बॉलिंग भी की। ये सारी चीज़ें देख के ना जी बड़ा होता है। आगे हमारा सीज़न इतना बड़ा है, देखें अहमद, कि हमने बहुत टेस्ट खेलने हैं, हमने बड़ी बड़ी टीमों को टेक ऑन करना है। साउथ अफ्रीका कोई इजी टीम नहीं है एट देयर होम ग्राउंड, बिल्कुल। इंग्लैंड इजी टीम नहीं है, पहले भी हमें वाइट वॉश करके गई है। अब पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बहुत हैं, और उन चैलेंजेस को किस तरह सॉल्व करना है, वो जो थिंक टैंक है, मैं कहता हूँ क्रिकेट में का बोर्ड का मैनेजमेंट होगी या टीम की मैनेजमेंट। अच्छा, पहले तो ये भी अंदाजा लगाना कि वो थिंक टैंक है भी कि नहीं। जी जी जी, ये भी उनके बड़ा लिए बड़े जरूरी है। सीरियस क्वेश्चन है, ये बड़े सीरियस क्वेश्चन है, ये इजी नहीं है इनको सॉल्व करना। बिल्कुल। काशिफ, प्लेयर्स पर्सपेक्टिव से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि शायद प्लेयर्स को कंप्लीटली ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली विजिबल मीडियम से भी अगर आप देखें तो वही 11 लोग हैं जो खेल रहे हैं। कोच हो गए, टीम मैनेजमेंट हो गई, कप्तानी हो गई, जो जो चीज़ें लोगों को नज़र आएंगी लोग उसी पर तनकीद करेंगे। लेकिन इसमें यह सवाल ज़रूर उठता है कि कोई भी प्लेयर इस वक्त जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। हमने मुख्तलिफ ममालिक में ये देखा है कि एक आधा प्लेयर या 2 प्लेयर्स फिर भी, जिनको हमारी ज़बान में कहा जाता है घर से 100 लेकर आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लगा यही कि शायद कोई भी अब ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। तो ये हम स्टार्ट करते हैं लेट 90s की बात। हमने क्रिकेट देखनी स्टार्ट की, जिम्बाब्वे का टूर था पाकिस्तान का, पहला मैच हुआ टेस्ट, हम हार गए। अगले दोनों मैचेस उस वक्त नया नया स्मॉग का सिलसिला आया था, हुए ही नहीं, तो हम सीरीज़ हार गए। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है सईद अनवर को कप्तान बनाया गया, टीम में कुछ बगावत थी, वसीम अकरम की कप्तानी से खुश नहीं थे, तो वही टीम के जो कि उससे पहले इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा कर आ रही थी, रिवर्स स्विंग का सिलसिले चल रहे थे, वहाँ से इल्ज़ामात लग रहे थे कि ये कुछ फाउल है और ये सब कुछ है, वो टीम पाकिस्तान पहुंची, जिम्बाब्वे से हार गई, सीरीज़ ही हार गई। मैं इसको इसलिए जोड़ता हूँ कि ये जो टीम गेम होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि प्लेयर कितना स्टेबल है, मेंटली कितना फोकस है, और सिर्फ क्रिकेट की कितनी बात हो रही है। मैं आप हम यहाँ पे बैठे हुए, हम इस सीरीज़ के स्टार्ट होने से पहले भी हमने गेंद और बल्ले की बात ओरिजिनली बड़ी कम की है। कप्तान के साथ क्या इशू है, शाहीन और बाबर का क्या मसला है, रिजवान कैसे मिक्स में फिट होता हुआ नज़र आ रहा है, शाहीन से बॉल अच्छे नहीं हो रहे, तो दूसरा फास्ट बॉलर कौन होगा, स्पिनर खेलेगा या नहीं खेलेगा। इन मसाइल से हम आगे बढ़ेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हम टैक्टिक्स की बात करेंगे, टेक्निकलिटीज़ की बात करेंगे, हम जीत और हार का तस्करा करेंगे, हम मैदान में जीतने के लिए उतरेंगे। अनफॉर्चुनेटली पिछले आपने कैसे कहा ना, प्लेयर्स का ब्लेम, अब 3-4 महीने को अगर हम देखें तो इतने प्लेयर्स नहीं बदले जितना बोर्ड बदला है। बिल्कुल, या बोर्ड के अरकान बदले, और ये हम सब एक्सपीरियंस से जानते हैं। हर बोर्ड में आने वाले नए भाई साहब जो हैं वो एक अच्छी तकरीर करते हैं, अपना एक सिलसिला बताते हैं कि वो ये चाहते हैं। आप प्लेयर को बिठा के पूछ रहे हैं, उसको 5 महीनों में ये नहीं पता कि कौन क्या चाहता है। सो एक तो ये चीज क्लैरिटी नहीं है। देखिए 21 और 22 में यही प्लेयर्स थे, हम T20 का फाइनल खेलते, फॉर्मेट बिल्कुल मुख्तलिफ है, बट देयर वाज नो सेइंग कि जी टीम में कोई मसला है। हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही थी कि टीम मुत्तफिक है, मुत्तहिद है। सना ने टीम लीड की हुई है। जब वो टीम मुत्तहिद होती है ना, तो हल्का प्लेयर भी चीता और शेर बन के खेल रहा होता है। बट अगर टीम के अंदर इतने डिफरेंसेस होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली अच्छे से अच्छा प्लेयर भी स्ट्रगल कर रहा होगा, बिकॉज वो बड़ा कॉन्शियस होकर खेल रहा है कि मैं अपने 40-50 करूं, टीम में जगह पक्की। मेरे ख्याल से गलत नहीं है कहना कि एक एजेंडे के तहत इस टीम को फिर तोड़ा। एग्रीड। देखिए जब बहुत ज्यादा प्लेयर्स इकट्ठे हो गए थे, और फिर देखिए एतराज मुझे प्लेयर्स पे भी, जब बहुत ज्यादा यूनिटी हो जाती है तो शायद वो मानने से इनकारी हो जाते हैं, वो अच्छा मशवरा भी नहीं मान रहे होते, बिकॉज उनको लगता है कि हमें तो कोई इस टाइम डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उसको मशवरा मनवाने के लिए डिस्टर्ब किया गया, अपनी चलाने के लिए डिस्टर्ब किया गया, उस यूनिटी को वो कुछ भी किया गया। इस वक्त एग्जाम्पल हमारे सामने है कि हम 5 प्लेयर्स को नाम लेके, अगर मैं इस 11 में से 5 प्लेयर्स के नाम लूं तो हम ये नहीं डिफाइन कर सकते ये आपस में दोस्त हैं भी कि नहीं है। बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से ऐसी बात है काशिफ के जो सिर्फ तज्जिए तक महदूद नहीं है, लोगों को अब विजिबली नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है अंदर। देखिए एक तो नजर आ रहा है, फिर वो नजर आना जो है, मैंने जैसे कहा ना, फोकस क्रिकेट पे नहीं है। फोकस जो टीम गेम होता है ये है कि अगर आपसे स्पिन नहीं खेली जा रही तो आप मुझे सिंगल करके देंगे, मैं मैनेज कर लूंगा। मुझसे फास्ट बॉल नहीं खेले जा रहे, या उस टाइम मेरा कोई अच्छा पैच नहीं चल रहा, मैं सिंगल करके आपको दे दूंगा। दिस इज हाउ टीम वर्क्स एज अ बैटिंग यूनिट। इसी तरह बॉलिंग में होता है कि यार मेरा स्पेल अच्छा नहीं चल रहा, मुझसे अगर रुकवा के किसी और से करवा लीजिए।
जब हम सब अपनी अपनी की दौड़ लगा के बैठे होंगे तो हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, और कोई भी टीम सपोर्ट के बगैर, इंटरनल सपोर्ट के बगैर, अपने साथियों की सपोर्ट के बगैर चल ही नहीं सकती। अनफॉर्चुनेटली इस टीम के साथ प्लेयर्स की क्वालिटी पे तराज की बात कीजिए, मैं शायद हिचकिचा जाऊं कि यार बांग्लादेश के साथ अगर मैं प्लेयर्स को पेपर पे लिख के मैच करूं तो बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता, शायद हम अच्छे ही नज़र आते हैं ऑन पेपर जिसे हम कहते हैं, बट लेकिन जब मैं ये क्वालिटी को मैच करता हूं ऑन फील्ड विदाउट फोकस, विदाउट बीइंग कि इनमें से कौन स्टेबल है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है बांग्लादेश की टीम हमसे बहुत ज़्यादा स्टेबल है। बट सना ये एक तल्ख हकीकत है और मेरे ख्याल से इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हम जितना भी चाहें कि हम इस सब्जेक्ट को ना डिस्कस करें, बात वहीं पर जाती है कि जब आपने पहला फैसला लिया कि आपने कप्तान को चेंज करना था, जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया, और जैसा कि मैंने कहा कि एक सेट एजेंडे के तहत इस टीम को तोड़ा गया, उसके बाद से अब तक कोई भी फॉर्मेट हो, ना तो हम स्टेबल हो सके एज अ टीम, ना प्लेयर स्टेबल हो सके, ना वो बोर्ड के अंदर उस तरह के मामला स्टेबल हुए अभी तक। देखिए, जब बाहर से बैठ के तज्जिए करते हैं ना हम सारे, मैं खुद क्योंकि हम खेले हैं उस ड्रेसिंग रूम का और उस पूरी कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं, तो ये आपकी एक फैमिली होती है। जब आप इसको डिस्टर्ब करते हैं तो खाली आप फाइनेंशियली किसी को डज नहीं डालते या आप एक आउटर लेयर पे किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, बड़े इंटरनली आप एक इमोशनल लेवल पर प्लेयर्स को भी डिस्टर्ब करते हैं आप, क्योंकि देखें आपकी टूर्स पे महीना महीना 2-2 3-3 महीने आप अपनी फैमिली के साथ उतना टाइम नहीं गुजारते जितना आप ऑन टूर जो आपके टीममेट्स होते हैं उनके साथ गुजारते हैं, और वो एक कमराडरी ऐसी बन जाती है कि ईदें भी आपकी साथ हो रही हैं, बर्थडेज भी साथ हो रही हैं, हर तरीके से हर खुशी गमी में आपकी बैड फॉर्म है, आप टूर पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, आपको जो दिलासा देने वाले आपके लोग करीबी दोस्त हो जाते हैं। पर जो पीसीबी ने किया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं फिर बात यही करूँगी कि क्योंकि प्लेयर्स एसोसिएशन नहीं है तो प्लेयर्स यूनिटी को हमेशा प्लेयर पावर की नज़र से देखा गया पाकिस्तान में, और फिर ऑब्वियसली जब वो प्लेयर यूनिटी बनती है उसमें आशिफ भाई ने भी सही किया कि एट टाइम्स प्लेयर्स से भी गलती हो जाती है कि वो नहीं गॉज कर पाते कि हमें कितना एक यहाँ पे पुश करना और कहाँ पे बैक ऑफ करना है, क्योंकि वो उनको बड़ी मुश्किलों से मिलती है, अब उस पावर को वो रखना चाहते हैं। तो ये जो एक डायनामिक, ये एक साइकिल रिपीट हो रहा है, ये मेंस क्रिकेट में देख लें, वुमेंस क्रिकेट में देख लें, ये इसी तरह रिपीट होगा, क्योंकि इनिशियली जो चीज़ सारे प्लेयर्स को इकट्ठा करती है वो अनजस्ट ट्रीटमेंट ही इकट्ठा करता है, क्योंकि आपको इतनी बुरी तरह ट्रीट किया जाता है कि जब आपका कोई नाम और कोई स्टेचर बन जाता है तो आपकी कोशिश होती है कि अब चीज़ें ठीक हों और आने वाले और हमारे लिए ज़रा चीज़ें बेहतर हो जाएँ। उसमें जो आपकी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं विद इन पीसीबी, लोग जो बैठे हैं और जो बाहर बैठे हैं और जो पुराने लोग बैठे हैं, सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली उनके इंटरेस्ट के ऊपर बात आती है और फिर भी टीम को तोड़ा जाता है, बाकायदा प्रॉपर डिसमेंटल किया जाता है। मैंने अपनी कप्तानी में भी ये चीज़ देखी है, और इसी वजह से जो प्लेयर एसोसिएशन जो मुझे समझ आई अपने 15 साल रहते हुए एज अ कप्तान, एज अ प्लेयर और पीसीबी के साथ काम करते हुए, कि हल आपका यही है कि आप एक प्लेयर एसोसिएशन बननी चाहिए पाकिस्तान में, या प्लेयर्स को, ताकि एक तो उनको एजुकेट किया जाए कि किस चीज़ पे आपने फ़ाइट करना है, किस चीज़ पे आपने फ़ाइट नहीं करना है, फाइटिंग कैसे रोकनी, किस चीज़ पर आपने स्टैंड लेना है और किस चीज़ पे आपने पीसीबी की सुननी है। लेकिन यहाँ पर प्लेयर्स के आपस के ईगो के मसाइल जहाँ पर इतने ज़्यादा हैं, वहाँ पर एसोसिएशन क्या चल सकती है? देखिए, उसमें एजुकेट करना पड़ेगा आपको, और उसमें आपको फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा कि जब एक राज़ी है तो बाकियों को भी राज़ी, तो ये इसी तरह एजुकेशन शुरू होगी, क्योंकि अगर हम प्लेयर्स को अपने ओन पे छोड़ दें तो वही बात है, आपको 2-4 मेंबरशिप्स ऑफर कर दें तो आप उधर निकल जाएं। तो बात ये कि प्लेयर्स को ये समझना पड़ेगा कि सेल्फ इंटरेस्ट से बाहर आना पड़ेगा। अगर हम अपने सेल्फ, मुझे याद है, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, हमें 3 स्टार 2 स्टार होटल्स में ठहराया जाता था जब शुरू में हुआ, तो मैं जाती थी मैनेजर से लड़ाई झगड़ा कि नहीं हमने इधर नहीं रहना, बेहतर जगह पे ठहराएं, जिम हो, खाना ठीक हो, ऑयल है, कमरे ख़राब हैं, तो आगे से क्या जवाब होता था, आपको हम स्वीट दे देते हैं, ठीक है, आपको अकोमोडेट, आपको हम, तो अगर मैं उस वक्त उधर मान जाती कि हाँ जी आप मुझे कंफर्टेबल कर दें, बाकी जाएं जो चूल्हे में जो भी आपने उनके साथ करना है, तो कभी भी टीम एक ना होती। तो क्या होता था कि नहीं, जो मुझे मिलेगा वही टीम को मिलेगा, जो टीम को मिलेगा वही मुझे तो वहाँ से टीम यूनिटी शुरू होती है। इसको अब आप प्लेयर पावर की नज़र भी कह सकते हैं, जो बाहर से देखेंगे कहेंगे ये तो इनके दिमाग ख़राब हो गए, बट डिमांड्स बढ़ गई। पर बात यह कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है प्लेयर की, वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो आपको बोर्ड को पूरी करनी है, और उसके बाद जो स्पॉन्सरशिप्स हैं, जो आप डील साइन करते हैं, जब आप प्लेयर्स को माइंड में नहीं रखेंगे, एक बहुत बड़ा फैसला, कुछ तो प्लेयर्स ने बहुत गलती की, जो इंग्लैंड में आपको पता है इंजमामुल हक और वो जो सारा एक खुद ही सिलेक्टर थे और खुद ही वो एक कंपनी के मालिक थे, वो तो बिल्कुल गलत था। बट एक जो बहुत मेजर डिफरेंस बना,
जब बेटिंग कंपनीज की को कुछ साइन हो चुके थे और प्लेयर्स ने उनको आगे मना किया कि हम Surrogates, इनको, बिल्कुल। हाँ जी, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न बना जहाँ पे ये प्लेयर पावर को तोड़ा गया। और आई थिंक वहाँ पे अगर खाली उसको आइसोलेट कर लें, वहाँ प्लेयर ठीक थे, पर उन्हीं प्लेयर्स ने जब कंपनी में हिस्सा लिया वो चीज़ ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर दोनों को एडजस्टमेंट की ज़रूरत है और वहाँ प्लेयर एसोसिएशन का रोल है। बिल्कुल, it became a two-edged sword basically। तो बिल्कुल। यही हुआ हमारे साथ। शाह जी, बोर्ड के अंदरूनी मामलात आपसे खैर छुपे नहीं हैं, बहैसियत सहाफ़ी भी आपने तमाम मामलात देखे हैं, खबरें भी आपके पास आती रहती हैं। जब पहली बार कप्तानी से हटाया गया तो हमें पता है तब भी एक एजेंडा था, उसके बाद शाहीन को फिर हटाया गया, फिर बाबर को लाया गया, शान मसूद को किस तरह से कप्तान बनाया गया। ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल से अब क्योंकि इतनी वेल इन्फॉर्म्ड फ़ैन बेस है कि ये चीज़ें छुपी नहीं हैं। और जैसा कि काशिफ ने भी निशानदेही की, सना ने भी कहा कि ये कुछ चीज़ें अब सिर्फ वो खबरों तक महदूद नहीं है, अब वो विजिबली आपको ग्राउंड में नज़र आना शुरू हो गई कि प्लेयर्स का आपस में बिहेवियर किस तरह। बेशक देखें, कल बड़ा हमने इस पे डिस्कशन की कि प्लेयर्स यूनिटी किस तरह डिस्टर्ब की गई, और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट वही था कि जब आपने कप्तान अनाउंस किए और कप्तान को शफल कर दिया आपने। मतलब है आपने ये नहीं देखा, मैं क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के जो हेड्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये नहीं देखा कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या होनी है। कि हम अगर यहाँ से बाबर को इस वक्त हम हटाते हैं, कप्तान वाइट बॉल का शाहीन अफरीदी को बनाते हैं, तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। वर्ल्ड कप में कितना टाइम रह गया वर्ल्ड कप की पे आपको वर्ल्ड कप जाके जीतना है या अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। तो ये क्या मुमकिन हो सकता है कि आप ऑल ऑफ अ सडन आप एक नया प्लेयर बना दें, उसको कप्तान बना दें, फिर आपने और चेंजेस कर दी, और वो भी ऐसा जिसका कोई प्रायर एक्सपीरियंस शान नहीं था मसूद को कप्तानी आपने टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बना दिया। मतलब है वो एक देखिए एक सब जिस तरह आपने बात की, हमें भी पता है कि वो 7-8 का ग्रुप है टीम में, वो लोग हैं जो पुराने खेलते रहे हैं या पुराने एक दूसरे के साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो 8-9 प्लेयर ऐसे हैं। तो क्या आपने उस पूरे उनकी यूनिटी को डिस्टर्ब करके आपने एक नई चीज़ नहीं, एक नया चैलेंज आपने नहीं थ्रो कर दिया कि भाई आप यूनिटी देखो, यूनिटी कहाँ से मिलती है। तो उसका इम्पैक्ट, उसकी इम्प्लीकेशंस फिर वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, फ़ौरन आपको नहीं पता चलती। फिर आगे टूर्नामेंट्स होते हैं, फिर आगे जो सीरीज़ आती हैं, उसमें आपको पता लगता है कि हमने वो फैसला गलत किया। मेरा ख्याल है बहुत फैसला गलत हुआ था, उसमें यूनिटी डिस्टर्ब हुई, लोगों में थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ। वो शायद मैं उससे पहले समझता था कि जो बाबर आजम जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे थे, इंडिविजुअल उनकी बात कर रहा हूँ, जिस तरह रिजवान एक आपको टीम में बाकायदा एक यूनिटी नज़र आ रही थी, वो डिस्टर्ब होगी सिर्फ कप्तानी के फैसले से। और ये चीज़ें मतलब है फिर ऑल ऑफ अ सडन आप ठीक कर नहीं सकते। मसला ये है कि जो नए चेयरमैन आए हैं, मोहसिन नकवी आए हैं, तो फिर वो नए टेस्ट सीरीज़ के लिए उसी वक्त अगर नया कप्तान बना लेते या बिफोर द स्टार्ट ऑफ बांग्लादेश सीरीज़ बना देते, तो वो मेरा ख्याल अच्छा मैसेज नहीं जाता। अच्छा है उन्होंने वेट किया यहाँ तक, लेकिन मेरा ख्याल अब टाइम आ गया है कि आपको इस बारे में भी सोचना चाहिए कि यूनिटी टीम की किस तरह आप वापस ले सकते हैं, किस तरह आपके जो ये प्लेयर हैं, खासकर 8, 9, 10 और बाकी तो यंगस्टर हैं, वो तो टीम के साथ चल जाते हैं। जो यंग प्लेयर होते हैं, सेम अयूब होता है या इस तरह के और जो यंगस्टर हैं, वो इतनी ज़्यादा उसमें गड़बड़ नहीं करते। वो जो कप्तान आएगा वो उसके साथ उसको फॉलो करना शुरू उसको कर फॉलो दें। करना शुरू ये कर बड़ा दें। ज़रूरी है। काशिफ, कल मैंने आपसे एक सवाल ऑफ एयर एक किया था, मेरे ख्याल से वो बड़ा ज़रूरी है, आप अगर उसको ऑन एयर भी निशानदेही करें। मैंने आपसे पूछा था क्या हमारा कल्चर इस चीज़ की इजाज़त देता है, जो हमारा स्पोर्ट्स कल्चर है या क्रिकेट कल्चर है, कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट के डिफरेंट कप्तान हों, और साथ ही साथ अब आगे का लाहे अमल अगले कुछ अरसे में क्या नज़र आने वाला है? देखिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सपोज अभी रीसेंट एग्जांपल ले लेते हैं, जब बाबर को कप्तान हटाया और शाहीन को कप्तान बनाया, तो क्या शाहीन बाबर को बिठा सकते थे कि फाइनल 11 का हिस्सा नहीं बनेंगे बिकॉज आपने परफॉर्म नहीं किया? अभी बाबर की जो टेस्ट की परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, क्या शान मसूद बाबर को बिठा सकते हैं? बाबर से सवाल किया जाएगा जी आपको हम रेस्ट देना चाहते हैं, वो शान से सवाल करते हैं कि आपकी क्या परफॉर्मेंसेस है। ठीक, तीनों फॉर्मेट के 3 अलग कप्तान बन लें तो फिर बड़ा मुझे ज़ाती हैसियत में ये अंदाज़ा है कि फिर उस प्लेयर को आप दूसरे फॉर्मेट में मत खिलाएं। अगर एक कप्तान टेस्ट का फॉर्मेट में कप्तान है तो फिर वनडे T20 ना खेले, बिकॉज फिर बहुत क्लैशेस हैं। हम तो उस जगह से भी गुजरे जहाँ पे एक दूसरे के बगावत करने के लिए भी हल फलो न जाने क्या क्या लिया। बिल्कुल। अब टीम की यूनिटी से हुआ क्या? देखिए अहमद, बहुत पुरानी बात नहीं है कि हम वर्ल्ड क्लास टैलेंट की निशानदेही कर रहे थे, चाहे वो आमिर की सूरत में हो, सलमान बट की सूरत में हो, आसिफ की सूरत में हो।
आप दोबारा से अगर माजी में जाएं तो ये टैलेंट, ये 3 प्लेयर्स, उमर गुल की मौजूदगी, शोएब अख्तर की मौजूदगी, स्पिन में सईद अजमल, शाहिद आफरीदी की मौजूदगी, इस टीम को लेके 2011 वर्ल्ड कप में उतरते तो मेरा ख्याल है कि हम 2 टीमें भी बना लेते तो हमें कोई ना हराता। बट वहां पे बोर्ड कमजोर था, वहां पे पॉलिसीज का मसला था। मोहम्मद यूसुफ पे बैन लगा जनाब 2 साल के लिए, 4 महीने बाद वो फिर वापस है। यूनुस खान पे बैन लगा दिया गया, वो 4 महीने बाद फिर वापस आ गए। मतलब वो इस सारे प्रोसेस का नतीजा क्या होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं वो डी ट्रैक हो जाते हैं, बिकॉज उनके ऊपर कोई बड़ा नहीं है, उनके ऊपर कोई मेंटोर नहीं है, उनके ऊपर कोई बोर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता। रीसेंट पास्ट में यही हुआ। बोर्ड की एग्जिस्टेंस सिर्फ इस हद तक थी कि जो 2-2.5 महीने के लिए भाई साहब आए, उन्होंने सोचा चूंकि मैं आ गया हूं तो कुछ मुख्तलिफ तो करूं। वो मुख्तलिफ शायद ये था कि चलो मैं फिर बाबर को कप्तानी से हटा देता हूं, मैं स्टैंड आउट करूंगा। मतलब कोई ऐसी बात करूं। हम लोग रवायत पसंद रहे ही नहीं, हम आज तक ये रवायत में नहीं रहे कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या होगा। लेकिन अभी इस सूरत हाल में मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे जल्दी से पूछ रहा हूँ, फिर वो बड़ा कहाँ से ढूंढें? कौन है वो बड़ा जो आकर मुत्तहिद करेगा इस टीम? देखिए, बड़ा नहीं होगा। मैं अगेन, हम में से किसी शख्स को बड़ा नहीं बनना। हम में से अगर ये फैसला कर लिया जाए कि हमने मिलकर एक सिस्टम बड़ा कर देना है तो मोस्ट प्रोबेबली शख्सियात आती जाती रहेंगी, सिस्टम स्टैंड आउट करे। सो अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट का, ये हमारा शायद मनहसुल कौमी अलमिया भी रहा है, हम शख्सियत पसंदी में या शख्सियत परस्ती में ज़्यादा मौजूद हैं और सिस्टम के बिलीवर नहीं। अगर आपने वो सिस्टम ठीक करना है तो मेरे ख्याल से होगा ये कि आपको कुछ तल्ख फैसले करने पड़ेंगे और उसमें फिर हार होती है, उसको बर्दाश्त करना है। लेकिन वो इस तरह की हार नहीं होती जिसमें इंटेंट ना नजर आए, कप्तानी ना नजर आए, ना बैटिंग नजर आए, ना बॉलिंग नजर आए। और फिर इवेंचुअली होता है कि जिन डोमेस्टिक परफॉर्मर्स के लिए हम सब लड़ रहे होते हैं वो भी इस सिस्टम का शिकार हो जाए और परफॉर्म ना कर पड़े। मेरे ख्याल से फिर पूरी टीम जो है वो इंतशार का शिकार हो जाती है और शायद यही नजर आया। लेकिन बहुत सारे ऐसे तल्ख फैसले हैं, इनको मजीद डिस्कस करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। जी वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। गुफ्तगू जारी रखेंगे। अब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं और तजियाकार भी हैं, जनाब अरसलान खोकर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारी तल्ख हकीकत ऐसी है जो डिस्कस की गई है, आप भी शायद सुन रहे थे आपके आने से पहले। तो मेरे ख्याल से फ्लोर इज़ ओपन। आप भी उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में रहे हैं जहाँ पर कोई जवाब नहीं डिफेंड किया गया, कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला, किसी ने जिम्मेदारी लेने की कोशिश नहीं की कि चले मैं जिम्मेदारी ले लेता हूँ। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इससे बदतर सूरत हाल क्रॉस फॉर्मेट्स पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रही है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी दुख ने ले ली। उन्होंने कहा जी दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हम हार गए। थोड़ी देर पहले सर मोहित शाह साहब और मैम बात कर रहे थे सरोगेसी वाली। उससे पहले मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े लंबे अरसे से इस पर बात कर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं मिला। मैंने पूछने की भी कोशिश की थी। मैंने कहा मुझे ये बताएं कि आपने प्लेयर पावर और प्लेयर यूनिटी को कैसे डिफ़ाइन किया, इसके फ़र्क क्या है, इसका आपने तोड़ा क्या है? प्लेयर पावर तोड़ी है या प्लेयर यूनिटी तोड़ी है? आप लोगों को समझ आ रही है आप लोगों ने किया क्या है? अच्छा, फिर जो ग्रुपिंग की हम बात करते हैं ना, 5, 6, 7 लड़कों की ग्रुपिंग है यार, ये आप किसी भी फील्ड में ले लें, 6-7 सीनियर या एक साथ खेलने वाले होंगे, उनकी दोस्ती यारी होगी, फिर वो कम बेश होता है कि उनके बीच में कोई घुस पाए। अब इतनी बड़ी टीम होती थी, एक बिल्कुल पतला सूखा सा बंदा आता है जिसको कैप्टन पसंद भी नहीं करता, वो सईद अनवर बन जाता है। क्यों? वो भी उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस उसका हिस्सा थी भाई। आज अबरार को स्टैंड आउट कर गया, अबरार को मौका मिला। हम सारों ने वहाँ बैठ के कहा जी यार बड़े अरसे बाद मौका मिला। यार अबरार बैट्समैन नहीं है कि उसको बड़े अरसे बाद मौका। राउंड द विकेट एक बॉल नहीं आप करते यार, ओवर करे चले जा रहे हैं। कैप्टन को पता ही नहीं है कि भाई आके थपकी दो, कहो यार रुको, उस तरफ से आओ, एक ज़रा ट्राई कर दें उस तरफ से। एक एंड पे 45 ओवर कर दिए उस बंदे ने और 1 विकेट ली। उधर ज़रा आप मवाजना करके देखें, बांग्लादेश के जो ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स आए थे हमसे खेलने के लिए, उनका मवाजना करें और हमारों का करें। मुझे तो ऐसे लग रहा था पर्थ का मैच। एक छोटा सा सवाल आपकी इजाज़त से, मैं कता कलामी माफ़, लेकिन यही अबरार शायद आपको कप्तान सरफराज होते तो डिफरेंट अबरार नजर आता। ये बड़ी हकीकत है। ये देखिए, कैप्टेंसी स्किल्स जो है ना वो आपकी डिग्री से नहीं आती। आप पीएचडी भी करवा लें तो कैप्टेंसी स्किल्स नहीं आती। मुझे तो लगता है पीएचडी तो पैट कमिंस ने नहीं की होगी, ठीक है। कैप्टेंसी स्किल्स नहीं आती। एक टीम थी जिसको सेटल किया था सरफराज ने 2017 में, आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीतते देखी। उससे पहले एक टीम थी
बड़े मुश्किल हालात थे जब मिसबाह उल हक ने टीम दी, ऐसे मुश्किल हालात थे पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती थी, उन्होंने जवाब नहीं बनाया। उस दौरान आप इंग्लैंड में टेस्ट मैच जीते जा सर उन्होंने जवाब नहीं बनाया ना कि भाई हमारे पास लॉर्ड नहीं है, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती, हम तो यही कर सकते थे। उसने कहा नहीं यार हम जीत के दिखाएंगे। आपका पूरा टेस्ट मैच हार रहे होते हैं आप इंग्लैंड के साथ, 2 बंदे खड़े हो जाते हैं सुबह से शाम तक, वो आपका टेस्ट मैच निकाल के चले जाते हैं। यूनुस खान जैसे प्लेयर थे, अजहर अली की तब की परफॉर्मेंस उठा लें और आफ्टर मिसबाह की परफॉर्मेंस उठा लें, आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा अजहर अली में। सर कैप्टनसी एक सीरियस इशू है हमारा। कैप्टनसी के बाद आपकी आज फील्ड प्लेसिंग ऐसी थी जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रन चाहिए थे, कैप्टन ने वनडे की फील्ड प्लेसिंग ली हुई है यार, आप सोच ही नहीं रहे। क्या चाह रहे थे, ड्रॉ हो जाएगा मैच? सिंगल इतनी आसानी से, आप सिंगल की बात करें, मैंने 3 रन एक टाइम पे बनते देखे सर, आज 3 रन बने मोहिशा साहब, हैरान हो गया मैं। मैंने वहां सवाल किया, मैंने कहा वो मीडिया में जो, मैंने कहा यार 3 रन टेस्ट में बन रहे हैं आपके, मतलब इट्स अ क्राइम कि आप टेस्ट में इतनी ढीले फील्डर्स हैं या इतनी ढीली फील्डिंग है या ऐसी पोजीशन पे फील्डिंग करवा रहे हैं। फिर अगर मैं फिर भी कहता हूँ कि यार बाबर आजम हो, अगर वो स्कोर नहीं कर रहा, बाकी क्या कर रहे हैं? अच्छा बाकी स्कोर नहीं कर रहे तो बाबर आजम क्या कर रहा है? सवालात यही जन्म ले। फिर बाबर को मैं, आप या मोहित शाह साहब बताएं, मैडम बता सकती हैं, मोहित शाह साहब या मैं आपको बताएं, हमने उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेली, तो बाबर आजम को भी सोचना पड़ेगा ना यार क्या। लेकिन इतनी मतलब हमारी क्रिकेट इस हद तक आ गई है कि यार हम ये बांग्लादेश के साथ ऐसी सीरीज़ वाइट वॉश हुए हैं जिस सीरीज़ में हम सारे कह रहे थे यार चलो एक मैच हार गए, अगला मैच हम बाउंस बैक करेंगे, लेकिन बाउंस बैक करने के लिए ना तो पैशन नजर शाहीन, आप मैंने पूछा था इनसे कि यार नसीम को आपने ड्रॉप किया, क्या बैलेंस किया था शाहीन को? इतना डरते हैं शाहीन से कि आपने बैलेंस किया उसको बताने के लिए, यार तुम्हें अकेले को नहीं किया, हमने नसीम को भी। अच्छा वैसे अब इस टेस्ट मैच से पहले जब हमने प्लेइंग 12 देखी तो हम सब ने मेजॉरिटी अंदाजा लगाया कि शायद ऑब्वियसली क्योंकि शाहीन उस प्लेइंग 12 में नहीं थे कि शायद मोहम्मद अली ही बेंच होंगे, किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि नसीम शाह को बेंच कर दिया अब जाएगा। क्यों बराबर कर रहे हैं आप? शाहीन को ये बता रहे हैं कि यार तुम इतने गेम से भी बड़े हो और हमने तुम्हें नहीं निकाला है, तुम्हें सिर्फ रेस्ट किया, तो नसीम को भी तो करवा दिया रेस्ट। यार ये क्या मैसेज है? आप मतलब अपनी क्रिकेट को क्या मैसेज दे रहे हैं, जूनियर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं? कौन खेलेगा इस तरह की? अंडर 19 के लड़के बड़े बड़े पड़े हैं, कोई आपकी नेशनल टीम ज्वाइन नहीं कर रहा, अमेरिका में जा के ज्वाइन कर रहे हैं। अ डे बिफोर यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू अजीम घुमन, मैंने कहा तुम कहाँ गायब हो गए यार, टॉपेस्ट प्लेयर थे आप, एक सिस्टम में कैप्टन बनते हुए आ रहे थे, वो अमेरिका में बैठा हुआ है अजीम घुमन। रोहेल नज़ीर आपके पास आया था, उससे आप लोगों ने डिस्कस, मतलब आप अपने प्लेयर्स को ग्रूमिंग करने की बजाय ना उनको इग्नोर करके या कहते हैं यार वो डीमोटिवेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल है, हमने इतने ज्यादा प्लेयर्स डीमोटिवेट कर दिए कि दे हैव टू थिंक ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज। बट ये अरसलान ने एक बहुत अहम सवाल की निशानदेही कर दी है कि आप मतलब अब ये इतना विजिबल हो गया कि आप बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने शाहीन, हमने किसी ने नहीं ये अंदाजा लगाया कि नसीम शाह को बेंच किया जाएगा, और मेरे ख्याल से वही वजह फिर हमें नजर आई कि हम बिल्कुल क्लूलेस थे। बिल्कुल, देखिए अगर नसीम शाह खेल रहे होते और हम 26 पे 6 आउट किए होते तो मेरा नहीं ख्याल था कि 60-70 से ऊपर स्कोर जाना था, क्योंकि वो नई बॉल हो या पुरानी बॉल हो उससे बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं और उन्होंने अपना स्टेचर चेंज किया है। एक टाइम पे वो एक सपोर्टिंग रोल में आए, पर जब शाहीन को इंजरी हुई वर्ल्ड कप में, जिस तरीके से नसीम शाह ने आके टेक ओवर किया, उन्होंने एक्चुअली में कमी फील नहीं होने दी थी उस वर्ल्ड कप में। तो ये चीज़ ऐसी है कि अब हमें ये तो समझना पड़ेगा कि क्या कोई रोटेशन पॉलिसी थी, क्या लोड मैनेजमेंट थी, या ये वाली बात है जैसे अरसलान भाई बात करें, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। बट डेफिनेटली अगर इस पिच पे नसीम शाह खेल रहे होते तो मैच का रिजल्ट डिफरेंट होना था। बिल्कुल। और ऑन अ लाइटर साइड हम कमेंट्स की हमेशा बात करते रहते हैं, तो आज सईद मोहम्मद अवैस साहब कमेंट कर रहे हैं कि टीम को मेरे जैसे मैनेजर की ज़रूरत है। तो यहाँ भी ये मेरे ख्याल से उनके मैनेजरियल स्टैट्स अगर हम बताना शुरू करें तो फिर 7 का हिस्सा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अहमद देख लेना कि उसी ने किया या उसके फैन पेज ने। ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। बट शाह जी, ये तमाम बातें, ये तनकीद, ये हम जो दुखी हैं, अपना दुख बांट रहे हैं, वो कहते हैं ना मिल बैठे दीवाने, तो ये वो वाला हाल तो हमारा चलता रहेगा। लेकिन मैं बार बार उसी सवाल की तरफ आता हूँ कि सिर्फ ये कह देना कि जी हम अपना ग्रास रूट इम्प्रूव कर रहे हैं, हम और नए टूर्नामेंट्स ले आए हैं, ये एक वन साइडेड अप्रोच मुझे लग रही है जिसका मुझे नहीं लगता कोई रिजल्ट नजर आएगा। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात की अरसलान ने, और वो बात बड़ी एक मैं कहता हूँ कि लगती है दिमाग को कि आपने अगर बैलेंस करने के लिए उसको नसीम शाह को रखा है तो ये कप्तान की जिम्मेदारी है, याद रखिएगा कि वो कि नहीं नसीम शाह मुझे चाहिए, क्योंकि एक ऐसा बॉलर चाहिए जो 140-45 पे बॉल करा सके, और जब टेल की बारी आती है तो टेल जब आउट होती है तो या तो बड़े कोई एक्सेप्शनल आपके पास स्पिनर उससे आउट होती है,
फिर या कोई स्पीड वाला ऐसा बॉलर हो जिस तरह नहीं राना है कि वो आपको विकेटें निकाल के दे। तो यहाँ भी कसूर में तो यही समझता हूँ कि कप्तान को अपनी मर्जी की टीम लेनी चाहिए। कप्तान में कप्तानी भी तो होनी चाहिए। हाँ, शाह जी। अपनी मर्जी की नहीं, लेकिन आप अगर थिंकिंग कैप्टन ही नहीं है, अगर वो सोच ही नहीं सक रहा कि 60-70 रन चाहिए और मैं 3 स्लिप खड़ी करके कुछ कर सकता हूँ, ना कि बाउंड्री पे फील्डर खड़े करके कुछ कर सकता हूँ, तो फिर तो उसका रिजल्ट ही आना है ना जी, और डिफरेंट आना नहीं। तो देखें ये चीज़ें बड़ी पुरानी हो गई हैं कि जी इतनी क्रिकेट हमने नहीं खेली, इतना ये नहीं खेला। आजकल तो तीनों फॉर्मेट साथ साथ चलते हैं और तीनों फॉर्मेट में आपको परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़ती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि आप थोड़ा अपनी टीम शफल कर दें। जो आप सीरियस क्रिकेटर हैं, जिस तरह ओरेरा हुए, जिस तरह एक दो और अच्छे प्लेयर हमारे वो हुए, उनको आप सीरियस क्रिकेट के लिए रखें, उनको वहाँ पे ग्रूम करें कि ये जी 4 डे क्रिकेट, 5 डे क्रिकेट, हमारी टेस्ट क्रिकेट ये खेलेंगे। थोड़े बहुत चॉप्स एंड चेंजेस होते हैं फ्रॉम फॉर्मेट टू फॉर्मेट, लेकिन वो आपके जहन में होता है। वो मैं मैनेजर्स की बात करता हूँ। अब हमारे गिलेस्पी हैं, वनडे के हमारे कोच हैं, कप्तान हैं दोनों, इनको ज़रूर जहन में इनको होना चाहिए। नया कप्तान तो अभी अनाउंस होना है, चले पता नहीं वाइट बॉल के लिए कौन सा कप्तान अनाउंस होना है, लेकिन ये सारी चीज़ें इनका काम है कि किस प्लेयर को कितनी टीम, ये कौन सा प्लेयर अच्छा है वनडे के लिए, कौन सा T20 के लिए अच्छा है। ज़्यादातर बल्क में वही प्लेयर होते हैं जो आपके तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, और ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि किस तरह उनको लेके चलें। बड़ी मतलब अजीब सा लगता है कि ये जो आखिर में जब मैच हम हारते हैं तो ऐसे एक्सक्यूजेज देते हैं जिनका कोई बहस नहीं होता। ये काम नहीं होना चाहिए भाई। एक्सक्यूजेज आप बिल्कुल अपने पास करके आए, आप कहें कि आपने क्या किया है। शाह जी जिम्मेदारी किस पे ठहराएंगे? एलएसपी कहेंगे मैं अभी आया हूँ, सिस्टम कहेगा हम अभी शुरू कर रहे हैं सिस्टम, जिम्मेदारी कप्तान कहते हैं मैं कहीं नहीं जा रहा, फिर कौन सबसे बड़ी जिम्मेदारी कप्तान की होती है, मैं तो ये समझता हूँ। नसीम शाह को क्यों नहीं लिया? चले खेलने की तो बात की बात है, नसीम शाह पे आपने, शहीन अफरीदी नहीं था, नसीम शाह को अपने प्लेइंग 11 में क्यों नहीं सिलेक्ट करवाया? को आप मोहम्मद अली की वो कैपेसिटी नहीं है जो नसीम शाह की। मोहम्मद अली 140 से ऊपर बॉल नहीं करा सकते, 135 के इर्द वो कराते हैं मैक्सिमम। तो आप कम से कम अपने एक्सपीरियंस तो लें ना, आप एस बॉलर तो आप लें जिसके पास स्पीड है, उसको ज़रूर आप लें। वो कप्तानी मैं कहता हूँ वो बड़ी फॉल्ट है। फिर इस तरह के और बड़े डिसीजन है कि इब्रार को किस तरह आपने यूटिलाइज किया। इब्रार तो स्पिनर बिलीव यू मी के नहीं लग रहे थे। मैं पूरी दोनों इनिंग्स देखी उनकी, खासकर फर्स्ट इनिंग में बिल्कुल कोई इम्पैक्ट नहीं डाला उन्होंने। तो ये चीज़ें बड़ी डिबेटेबल चीज़ें हैं। ये नहीं है कि आप रिजल्ट के बाद ये चीज़ें आप बताएं हमें कि ये फलाना नहीं। ये आपको सारी चीज़ें जो आपने आज एक्सक्यूजेज मीडिया के आगे, खासकर जो जर्नलिस्टों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मीडिया जोन में, तो उसमें जो आपने एक्सक्यूजेज दिए, इनको सॉल्व करना आपसे प्री सीरीज इनको सॉल्व करना था। इनमें जो कमी बेशी है वहां आपको पूरी करनी चाहिए थी, ना कि उसके बाद आपने अब सारा कुछ ये रखा हुआ था कि अच्छी परफॉर्मेंस ना आई तो ये बातें करूंगा। वो काम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जी। असलान आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? लेकिन एक बड़ी कप्तान एक बड़ी चीज़ मुझे ये बताएं, पहले हमें ये डिस्कस करना चाहिए इन लोगों के साथ कि पाकिस्तान बड़ा है या प्लेयर बड़ा है ना, क्योंकि हम कह रहे हैं जी एक बड़ा प्लेयर है, उसकी फॉर्म नहीं है, हम उसको मैच देते रहेंगे, और वो पाकिस्तान मैच हार रहा है, प्लेयर बड़ा है, उसको मैच मिल रहे हैं। क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने श्रीलंका में 200 कर दिए थे, तो चूंकि अब्दुल्ला शफीक ने वो कर दिए थे तो हम 10 मैच उसको देंगे। पाकिस्तान हार रहा है, तो पहले तो ये डिसाइड कर लें कि बड़ा कौन है यार। पहले आपकी गेम बड़ी है, अब पाकिस्तान बड़ा है, प्लेयर बड़ा, समझ से बिल्कुल बाहर है। दूसरा, आज वो इतनी खूबसूरत हेडलाइन लगाई है उस्मान समीउद्दीन ने कि न्यू एक्सप्रेस फाइंड्स इन रावलपिंडी। हमारे लिए क्यों नहीं लगती यार? सालों हो गए, लैंड ऑफ पेसर्स हैं हम एक 150 का। अच्छा, एक पॉइंट पर आप कह रहे हैं स्पिनर है ही नहीं और फास्ट बॉलर भी नहीं है आपके पास। नहीं, तो आप स्पिनर मैं मुझे तो लगा बड़े खूबसूरत स्पिनर्स हैं ये सारे, इतनी अच्छी स्विंग स्पिन कर रहे थे, पहली बार देख रहा था मैं। मुझे बताएं, मोहम्मद अली ने क्या कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप नसीम शाह को बिठा के आप इतना बड़ा रिस्क लेके, क्योंकि ये मुझे तो सीधा यही लगा, सॉरी टू से, कि वो बराबर कर। लेकिन अरसलान क्या होगा अगर आप स्टेडियम्स बना पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया और प्लेयर्स ही ना हुए, टीम ही ना हुई, फिर क्या खेलेंगे ना? करेंगे? ऑस्ट्रेलिया आके खेलेगी, साउथ अफ्रीका खेलेगी, वो शायद आपस में बहुत अच्छा खेलेंगे। आप तो एसोसिएट मेंबर से खेलने के अब बड़ी मुश्किल लाले पड़ गए। आप आयरलैंड से हार आए भाई, यूएसए से हार कर आ गए, और हम वर्ल्ड कप वनडे से पहले जाए ना तो यार एशिया कप से ये मामला चल रहा है। सॉरी टू से ज़का अशरफ साहब के दौर से, मैम बिल्कुल एक्यूरेट उन्होंने बात की, और वही इसकी जड़ है कि वो उसको मना किया। उन्होंने कहा पहले तो इनको तोड़ें,
फिर ज़रा हम बताते हैं, और जाहिर है इसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, किसी ना किसी लेवल पर होगा, चाहे चेयरमैन लेवल लेकिन तक ये भी बात हो। हमें पता है, तो क्या उनको नहीं पता कि अब इसका कोलैटरल डैम अब जो हो गया वो डैमेज हो गया, अब आपने उसको किसी तरह रिवर्स नहीं तो वो कुछ तो करना है, अब आप मतलब नवाज नरम पट्टी भी नहीं अहमद, कर ये पा रहे। बताएं मुझे, जिनको पता है वो कितनी देर के लिए थे, कहाँ गए? उनको पता था, उन्होंने कहा हमने तो जाना है यार, बाद में ये लोग भुगतते रहेंगे, लोग बाबर पे लड़ते रहेंगे, लोग शाहीन के साथ लड़ते रहेंगे, लोग रिजवान को लेके लड़ते रहेंगे, कैप्टन मतलब आई थिंक इस पॉइंट पर तो सारे जो प्लेयर्स जिनको आपने डिस्कार्ड किया वो आ जाएं और वो आके बैठकर ये सवाल करें कि भाई आबिद अली हो गए, वो कहें जी मुझे किस परफॉर्मेंस पे आपने निकाला, अगर आपने यही करना था। इमरान भट्ट आकर कहें जी मुझे किस परफॉर्मेंस, इमामुल हक को तो सबसे बड़ा सवाल करना चाहिए कि मुझे किस बेस पर ड्रॉप किया आपने। हुरैरा बैठा है ना, उसको क्यों नहीं दिया? यार कामरान गुलाम को बेंच पे ही रखना है सारी जिंदगी, उसकी रिटायरमेंट की एज है अगले 2-3 साल में, कितना खेलेगा? अच्छा प्रीमियम फॉर्म थी तो खिलाया नहीं, फॉर्म चली जाती है तो ताबिश की तरह एक मैच खिलाते हैं। 600 प्लस विकेट्स थी सर उसकी, उसने को 38-37 दफ़ा 5 विकेटें ले रखी थी। जब वो ख़त्म हो गया, उसकी एज चली गई, एक मैच खिला के उस पर उसकी ज़िंदगी पे एहसान करके, यार देखो हमने तुम्हें टेस्ट क्रिकेटर का स्टेटस दे दिया ना, बिल्कुल रिटायर कर दिया। और ये हमने कितने प्लेयर्स के साथ किया, रफतुल्लाह मोहम्मद थे, अवैस जियाद थे, बहुत सारे प्लेयर्स अक्रॉस फॉर्मेट्स गुजरे। बट बहुत शुक्रिया अरसलान, मोई शाह साहब और सना मीर के आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। मेरे ख्याल से सवाल उठते रहेंगे और दुख भी लोगों का चलता रहेगा। आज एक और भी इंसान बहुत दुखी थे, हमारी टीम का अहम हिस्सा है खुजैमा साहब, वो भी बहुत ज़्यादा दुख और रंज में थे आज के, जी ये क्या हो गया है। उन्होंने तो बाकायदा तौर पर मुलाहिजा फरमाया कि वाइट वॉश क्या होता है। तो मेरे ख्याल से ये कौम जो है वो मायूस है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों को दुख हुआ है। लोग अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद लगा रहे थे, हमेशा लगाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से और लगानी भी चाहिए। हम हमेशा पुरुमीद होते हैं कि हालात बेहतर होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन इस तरीके से नहीं कि जहाँ पर हम सीरीज़ टू सीरीज़ भी ना सोच पाएँ। मेरे ख्याल से वो कलेक्टिव लॉन्ग टर्म अप्रोच की बात करते करते अब हम शॉर्ट टर्म अप्रोच की भी तैयारी नहीं कर सके। तो एक बड़ा अहम सवाल है और ये सवाल उन्हीं के लिए है और इसका जवाब भी वही देंगे जो पीसीबी में मौजूद हैं, जिन्होंने टीम की प्लानिंग करनी है, सिलेक्शन करनी है, पॉलिसी बनानी है। ये सवाल उन्हीं के लिए है, क्योंकि लगता यही है कि अगर फ़ैन बेस इसी तरह मायूस होती रही तो फिर गेम को कौन फॉलो करेगा। और ये मेरे ख्याल से सवाल तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।